ध्यान दीजिए, आपसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें से मैं पहले जो हमने पढ़ा दिया, प्रीपोजिशन पढ़ा दिया है, कंजक्शन पढ़ा दिया है, और उससे पहले हम बात करें तो यानी शायद सिमिलर वर्ड, अपोजिट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह ये सब भी पढ़ाए थे, है ना, वो भैया आया था ना। हाँ, और उसके बाद में अगर प्रॉपर हम बात करें हमारे ग्रामर में तो है टेंस का टॉपिक शुरुआत में, ठीक है ना, 10th क्लास में, ठीक है। हालांकि टेंस का टॉपिक तो तीसरी क्लास से स्टार्ट हो जाता है, तीसरी क्लास से लेकर जब तक आप पढ़ोगे तब तक आएगा। टेंस के बिना कोई भी ग्रामर का टॉपिक ठीक से पढ़ पाना संभव नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टेंस का टॉपिक है। तो प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट पढ़ लिया। प्रेजेंट टेंस के बाद में पास्ट टेंस चल रहा था, तो पास्ट टेंस का जो पहला पार्ट है सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस, वो हमने कल पढ़ लिया था। आज हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। इसमें 4 पार्टीशन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रीगेटिव और इंट्रीगेटिव नेगेटिव, ठीक है। चारों पार्टीशन इसलिए है क्योंकि कहीं पर भी कोई भी किसी प्रकार का हिंदी का ऐसा शब्द ना बचे जिसमें उसकी इंग्लिश हम या आप नहीं बना सकें, समझ रहे हो ना, सबकी हिंदी की इंग्लिश बन जाती है। इसलिए अगर आपने अच्छे से टेंस को पढ़ लिया है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप हिंदी की इंग्लिश बना पाने में असमर्थ रहोगे। और हिंदी की इंग्लिश अगर आपने बना ली तो शायद मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फैला आपके सामने होंगे ना। तो जब आपको हिंदी की इंग्लिश आ गई है तो इंग्लिश बोल भी सकते हो ना आप लोग, जाहिर सी बात है। लेकिन समस्या यह है कि ये पहली बात तो समझ पाना थोड़ा सा हार्ड है। ये वही भैया बहन समझ पाते हैं शुरुआत तौर पे, हो सकता है 4-5 बार पढ़ लिया जाए तो फिर समझ में आ जाए, लेकिन शुरुआत में उन्हीं भैया बहनों को समझ में आता है जिसकी कैचिंग पावर तेज है। और जिसको एक बार समझ में आ गया वो शायद मुझे लगता है कि लाइफ में भूलेगा भी नहीं, ठीक है ना। इसलिए ध्यानपूर्वक इसको समझना है। कहीं आपको लगता है डाउट तो आप पूछ लेना, सर जी यहाँ पे मुझे डाउट है, दोबारा समझाओ, तो समझाया जाएगा, ठीक है क्या। और नहीं पूछोगे तो भैया उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना। हाँ, बाकी हम बता देंगे कि हाँ इस भैया को समझ में नहीं आया, इस बहन को समझ में नहीं आया, इस भैया की ये कमी है, इस बहन की ये कमी, ऐसे, ठीक है। चलो, पहचान। जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब यहां पर राम घर जा रहा था, तो रहा था से पता लग गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर यहां पे रहा है होता कि राम घर जा रहा है तो वो हमारा कौन सा टेंस हो जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की रूल और रेगुलेशन अलग है, उसमें हेल्पिंग वर्ब इज वर्ब का प्रयोग करता है और यहाँ पर वाज वर्ब का प्रयोग करता है, यही अंतर है। बाकी वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग हम करेंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया था, पास्ट कंटिन्यूअस में भी कर रहे हैं और ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी हम करेंगे। उसके बाद में बताया है किस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया किसको बोलेंगे, जो सेंटेंस को, वाक्य को बनाने में सहायता करती हो, वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब वाज का प्रयोग कब करेंगे, वर्ब का प्रयोग कब करेंगे। यहां पे लिखा है कि जब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता यानी काम को करने वाला। घर कौन जा रहा है यहाँ पे, राम, इसलिए राम क्या है, करता है, काम को कर रहा है, घर जाने का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट अगर कोई आई हो, अब आई पहले नहीं आता था, हिज इट नेम और आई व्यू दे इस प्रकार से आते थे, लेकिन हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है जिसमें हमें जहां पर आई को सिंगुलर मान रहे हैं, ठीक है। आई, ही, सी, इट नेम या सिंगुलर नाउन इन एकवचन संज्ञा हो तो एच वी का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, वाज का प्रयोग किया जाता है। और जब सब्जेक्ट वी यू दे प्लूरल नाउन इन बहुवचन संज्ञा हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहां पर बहुत से भैया बहन ऐसे बैठे हैं जिनको ये नहीं पता है कि ही यानी क्या होता है, सी यानी क्या होता है, आई यानी क्या होता है, वी यानी क्या होता है। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला विषय है ना। लेकिन हम इस चीज को नॉर्मल वे में समझ करके आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है क्या। हालांकि ये तीसरी चौथी क्लास से पढ़ाना और समझाना शुरू कर देते हैं। आजकल तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को अगर पहली क्लास की हम बात करें तो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, आई यानी क्या होता है, वी यानी क्या होता है, ही यानी क्या होता है ना, ऐसा, ठीक है। और गवर्नमेंट ने भी ये दृष्टि रखी है बच्चों के ऊपर कि इंग्लिश मीडियम आने वाले समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंग्लिश का जमाना है, हिंदी का जमाना क्या हो गया है, विलुप्त, खत्म हो गया है। अब महात्मा गांधी में देख लो, जो भैया बहन 7वीं क्लास में था एकदम से आ गया 8वीं में इंग्लिश मीडियम में, अब वो गोलियां माच गया उसके खोपड़े में, अरे दिमाग में होगा ना, क्यों, क्योंकि एकदम से आया है हिंदी से इंग्लिश। अब उसको बोला जाता है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन है, फिर बोलते हैं कि 2 + 2
है ना 4। अब उसके बाद में मैं कल परसों भी आपको शायद एग्जांपल दे रहा था कि एक भैया है ना मेरे को कह रहे सर जी इसको कैरी लेनी है। अरे कैरी कहाँ से लाओगे भैया, आम खा लो, केले खा लो, कि नहीं सर इसको कैरी लेनी है ना। 1 में से 4 लेस होगा नहीं, इससे अगली संख्या से हम कैरी लेंगे। कैरी का मतलब जानते हो, हासिल लेंगे। अब हासिल लें तो समझ में आ जाए। अब कैरी कैरी करेंगे तो फिर आउट ऑफ रेंज ही होगा मामला। अब हिंदी मीडियम वाले तो कैरी खाने वाले समझेंगे जिसकी सब्जी बनती है। कैरी कहां से ले आओगे, बाजार में मिलेगी कैरी, अगली संख्या से कहां से कैरी लोगे, ऐसे तो कंफ्यूजन वाला विषय होता है। चलो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे हम समझाते हैं आई यानी क्या होता है, मैं, वी यानी सॉरी ही यानी वह, और सी यानी वह, और दैट यानी दिस यानी यह है, और दैट यानी दीज यानी ये लो। यहां नैया डूब जाती है, वही बात हो गई कि दिस यानी यह है तो वाट यानी क्या। अब आप बोलोगे क्या, क्या, हम भी बोलेंगे क्या, समझ रहे हो ना, उल्टा काम हो जाएगा। समझाते हैं, समझ लो। हालांकि ये मामला शुरुआत से जो विद्यार्थी कनेक्टिविटी रहती है उनको ठीक से समझ में आता है, क्योंकि पूरी ग्रामर को अगर समझना है तो निम्नतम से चलना होता है। सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारे समझने के बाद में फिर उसके बाद में जेंडर, नंबर, अपोजिट, वन वर्ड, होम अपोजिट, मिसलेनियस, रीराइट सेंटेंस, ये सारे समझने के बाद में फिर हमारा टेंस का टॉपिक में आते हैं तो फिर अच्छे से और भी भयंकर तरीके से समझ में आता है। छोटी छोटी जो कमियां हैं वो दूर होती हैं, ठीक है ना। चलो समझाते हैं यहां पे कि देखिएगा कि ही यानी क्या होता है, वह, सी यानी क्या होता है, वह, दैट यानी क्या होता है, वह, इट यानी क्या होता है, वह। मामला बिगड़ रहा है ना, सबका मतलब वही हो रहा है तो फिर यह किसका मतलब होगा, है ना। अब सुनना है, ही यानी वह, ये हमारा किसके लिए यूज होता है, वह जयपुर जा रहा है तो इज गोइंग टू जयपुर, ही का प्रयोग हुआ। वह जयपुर जा रही है तो अब आपको सी इज गोइंग टू जयपुर का प्रयोग करना है। ये किसके लिए है, स्त्री के लिए। किसके लिए, स्त्री के लिए। अब यहां पर भी कंफ्यूजन का विषय है, स्त्री हम किसको बोल रहे हैं, महिला को, है ना। एक स्त्री बोलते ना उसको भी, हाँ मान लो किसी घर में चले गए, आप स्त्री दे दो, कपड़ा फूट जाएगा, क्योंकि वो ये स्त्री समझेगा नहीं। स्त्री प्रेस को बोलते हैं ना, सेम ऐसे ही लिखते हैं। तो सोचने समझने की वो बात अलग हो सकती है। अब दैट इन में क्या होता है, वह होता है। दैट इन में क्या होता है, वह। अब सुनना अंतर क्या है। ये जो दिस और दैट की हम बात कर रहे हैं, प्रोनाउन आपने सुना होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउन, समझ रहे हो। प्रिंस क्या बोलते हैं, पता ही नहीं क्या सर ये पूछ रहे मुझसे, हम से प्रश्न पूछ रहे। याद अभी भैया हम आपसे प्रश्न पूछ रहे, समझा रहे हैं आप लोगों को, समझो। ये भैया गंगा नदी बह रही, इसमें डुबकी लगा लो, है ना। और गर आई गंगा में अगर कोई डुबकी नहीं लगाए तो उससे बड़ा मूर्ख पागल कौन मिलेगा। जो लोग हैं 150-200 किलोमीटर जाकर गंगा नदी में डुबकी लगा के आ रहे हैं, और यहां तो वैसे गंगा भरी है। मैं एग्जाम्पल पहले समझाया था ना आप लोगों को। शिष्य ने गुरुजी को उसके आदेश पर, गुरुजी के आदेश पर घड़ा पानी का ला करके किसको दे रहा था, गुरुजी को। और गुरुजी ने भी कहा कि भाई घड़ा पूरा लबालब भरा हुआ पानी का मेरे पास नहीं आना चाहिए। वो 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार गया, उसके बाद में बेहोश हो गया। क्यों, कि गुरुजी के पास में आए तब तक वो लबालब भरा हुआ मिले ही नहीं, आधा खाली हो जाए। क्यों खाली हो जाए, क्योंकि पूरे घड़े में चारों तरफ क्या थे, छेद थे। अब उनको बंद करके भी लेके आए तो भी थोड़ा बहुत पानी तो रिसेगा ना। अब गुरुजी को क्या चाहिए, लबालब भरा हुआ। अब 10 15 20 25 बार उल्टा पुल्टा होएगा तो बेहोश होगा ना, कैपेसिटी भी होती है शरीर की। अब भैया बहनों जब होश में आया, पानी के छांटे वांटे लगाए
तो गुरुजी ने कहा कि कैसी बेहोश हो गई? गुरुजी क्या करे, शक्ति इतनी थी। के बाद दोबारा जा, अब हाथ जोड़ लिए से कि गुरुजी देखो हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि ये जब तक भरा रह सकता है तब तक मैं इसमें किसमें दबे रखूंगा, नदी में, और जैसे नदी से बाहर निकाला ये क्या हो जाएगा। इसलिए भैया बहनों ये गंगा नदी है, यहां पर आप संपूर्ण रूप से डूबे रहोगे। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप देखो, कॉन्सेंट्रेट रहोगे तो आप क्या हो जाओगे, भर जाओगे। जो भी हम बात बता रहे हैं सारी आपको समझ में आएंगी। और खोपड़ा ऑटोफ्रेंज कर दिया, ये क्या है, छेद है गड़े, है ना। तड़का को मेड़ो छे, पीपाड़ी लेनी छे, कई लिस्ट बना लेगा, बंदूक ले आनी छे, ट्रक ले आनो छे, शाम नहीं अब कई लिस्ट बनावा का बैठा हूंगा, चूरमो खानो छे या खानो ऐसे, तो दिमाग तो आउट ऑफ रेंज हो गया। इसका मतलब आपका ध्यान यहाँ पर रेंज नहीं है, इसलिए आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो क्या। ध्यान दो इधर, जब समझाते हैं उस दौरान आपका ध्यान बिल्कुल सामने रहना चाहिए। ध्यान दीजिए, आप देखिएगा प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, सर्वनाम। देखो छोटी छोटी चीजें हम 10, 15, 20, 25 दिन समझाएंगे, उसके बाद में हम समझाना खुद ही भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद में कोर्स के ऊपर हम ध्यान देंगे, ये छोटी छोटी चीजें आपको नहीं बताएंगे फिर। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाज को डुबोने के लिए एक सुई मात्र छेद ही काफी है। धीरे धीरे पानी पानी डूबेगी ना, तो इनको हम पहले समझेंगे। प्रोनाउन हिंदी में हम बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, है ना, आपने देखा होगा ना, पर्सनवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम ऐसे ही इंग्लिश में भी होते हैं। तो ये जो सर्वनाम आता है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम। हिंदी में होता है ना संकेतवाचक। अब संकेतवाचक सर्वनाम में ये शब्द आते हैं, ये संकेत करते हैं। दिस यानी ये, दैट यानी वो। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु सिंगुलर है और पास में है, जैसे कि दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई, ये मेरा मार्कर है, तो दिस का प्रयोग किया। यही मार्कर अगर दूर हो तुम दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। सिंगुलर है ना, दैट का प्रयोग। अगर मान लो बहुत सारे मार्कर मेरे पास में हो तो हम बोलेंगे दीज आर माई मार्कर्स या माइन मार्कर्स। माइन का मतलब भी मेरा होता है, माई यानी। तो यहां पर बहुत सारी वस्तुएं पास में है, तुम किसका प्रयोग कर रहे हैं, दीज का। और बहुत सारी वस्तुएं दूर है तो किसका प्रयोग करेंगे, दोज का, यानी वो। दीज यानी ये, दोज यानी वो, दिस यानी यह है, दैट यानी वह। बात समझ में आ रही है क्या, अंडरस्टैंड। अब यहां इट का मतलब भी वह होता है, लेकिन बहुत से सेंटेंस में इट का मतलब यह भी होता है। लेकिन इसका प्रयोग कब किया जाता है, वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए। जैसे यहां पर पुरुष के लिए, यहां स्त्री के लिए, और यहां पर किसका प्रयोग कर दिया हमने, वस्तुओं और जानवरों के लिए। आई होप ऑल स्टूडेंट यू आर अंडरस्टैंड। आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी समझे होंगे। अंडरस्टैंड, समझ में आई बात। हाँ, लेकिन ये शब्द भी क्या है, एक प्रकार से सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, है ना। लेकिन ये प्रोनाउन से है ना, जो यहां पर प्रोनाउन शब्द है, ही, सी, इट, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है। बात समझ में आ रही है ना। सर्वनाम किसको बोलते हैं, हाँ, जैसे राम घर जाता है और वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, वह ही आया ना, वह खाना खाता है, तो वह शब्द किसके लिए यूज हुआ है, राम के लिए। राम क्या है, संज्ञा है ना, नाम है। नाम को ही नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और उसी के स्थान पे कौन सा शब्द आ रहा है, वह। अंडरस्टैंड। तो सारे शब्द जो है ना, ये सारे क्या है, प्रोनाउन है, अर्थात संज्ञा के स्थान पे ही क्या कहेंगे, काम आएंगे। भैया समय लगेगा कुणाल, सुधारेंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आप इतने लक्षण एक साथ दिखाओगे तुम भी बावले हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ी थोड़ी दिखाओ, एकदम से सुधार भाई, एकदम से अगर ऐसे लक्षण आप दिखाओगे तो फिर तुरंत सुधारने का प्रयास करेंगे, और थोड़ी थोड़ी लक्षण दिखाओगे तो फिर उसके बाद में थोड़ी थोड़ी
है ना। कई कई बच्चों की ये रहती है एक्टिविटी, वो शांति से ऐसे अगर उनको बिठा दिया ना मूर्ति की तरह, जैसे कि राष्ट्रीय गान में ऐसे नहीं होता सावधान से, शायद मुझे लगता है कि सावधान में नहीं रहता होगा, राष्ट्रीय गान में ऐसे देखता होगा कौन क्या कर रहा है। चलो देखिए, आई ही सीट नेम सिंगुलर नाउन के साथ में वाज का प्रयोग हो गया, और वी यू दे प्लूरल नाउन बहुवचन के साथ में हेल्पिंग वर्ब किसका करना है, वर्ब का प्रयोग करना है। अब यहां पर वाक्य को बनाने के लिए, हिंदी को इंग्लिश में बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि मैथ में जैसे कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा शो करते हैं ना साधारण ब्याज निकालने के लिए, तो ऐसे ही यहां पर हिंदी की इंग्लिश बनाने के लिए सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर जी मैथ में सूत्र आते हैं, इंग्लिश में कहां से आ गए? इंग्लिश में भी है, समझ रहे हो ना। फॉर्मूला ये सूत्र है, सब्जेक्ट लिखना है पहले, क्या लिखना है, सब्जेक्ट। उसके बाद में सब्जेक्ट को देखते हुए, अगर सब्जेक्ट ही सीट नेम है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट वी यू दे प्लूरल नाउन है तो किसका प्रयोग कर देंगे, वर्ब का। उसके बाद में वर्ब देखेंगे, वर्ब किसको बोलते हैं, क्रिया को, जो क्रिया की जा रही है उसको वर्ब बोलेंगे, उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, क्या कर्म किया जा रहा है कर्ता के द्वारा, वो हमें लिखना पड़ेगा। जहां पे देखते हैं हमारा सेंटेंस है कि राम घर जा रहा था, तो सबसे पहले हम देखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, उसके बाद में हम देखते हैं वाज और वर्ब में से किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पे लिखा है नाम, नाम आएगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, वाज। उसके बाद में बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में मिलती है, तो लास्ट में क्या है यहाँ पे, जा रहा था, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओनली फॉर गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है ना में, इसके साथ में आपको आईएनजी लगाना है, तो यहाँ पे प्लस में कहने का मतलब आपको जोड़ के रखना है आईएनजी को, ऐसे नहीं कि गो तो आईएनजी लिख दिया, समझ रहे हो ना। ये वर्ब की थर्ड यानी फोर्थ फॉर्म हो गई, चौथी फॉर्म हो गई। अब आपको किसी तीन तो पढ़े हैं, चौथी पांचवी कहां से आ गई, है ना, पांचवी बनती है, हाँ वो कुछ भी आप नाम ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इतना गहराई में आप लोगों को भी जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो वापस नहीं आओगे, क्योंकि डूब जाओगे ना। हाँ। उसके बाद में जाने की क्रिया में कंजक्शन वर्ड आपको टू का प्रयोग करना पड़ता है, और आने की क्रिया में फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ता है। प्रीपोजिशन टॉपिक हमने आपको समझाया था अभी 10-15 दिन पहले ही, तो हमने आपको समझाया था आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, यानी मैं दिल्ली से आ रहा हूं, तो फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। और आई एम गोइंग टू दिल्ली, जाने की क्रिया में टू का प्रयोग। अब आपको टू यानी क्या होता है, समझ रहे हो ना। अब आपसे पूछ लिया हेलो यानी क्या होता है, कौन उठाता, हेलो इंग्लिश का शब्द है हेलो, हिंदी में क्या होगा, हुर्रियो है, ऐसे तो कहने का मतलब। हाँ, तो यहां पे कंजक्शन वर्ड टू, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, घर। अब यहां पे क्या लिखा हम, अब यहां पे हाउस भी तो लिख सकते थे ना, हाउस यानी क्या होता है? होम और हाउस में अंतर नहीं समझते क्या है भाई? एक शायद मुझे लगता है कि 7वीं 8वीं क्लास में पोएम है ये, होम एंड हाउस, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, होम यानी क्या हो गया है, घर, और हाउस यानी क्या हो गया है, मकान। मकान और घर में अंतर है। जैसे मान लो कि हमने पूरी बिल्डिंग तैयार कर दी है, उसमें हम रह ही नहीं रहे, तो मकान है, वो क्या है, मकान है। हाँ, अब गृह प्रवेश कर दिया, नांगल उंगल कर दिया, 5-7 कन्या मादियों के बाद में अगर रह रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, घर। वो क्या हो जाएगा, घर। वो मकान नहीं है, क्या हो गया वो। बात समझ में आ रही है, समझाते ना, पहले भी समझाया था। स्मार्ट और ब्यूटीफुल में क्या अंतर है, स्मार्ट किसके लिए, लड़कों के लिए, और ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए। ऐसे बहुत से शब्द है, लेकिन धीरे धीरे एक साथ समझा देंगे तो आउट ऑफ रेंज हो जाओगे, है ना। धीरे धीरे समझाएंगे सारे शब्द, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिससे पता लगता है कि नहीं शब्द का प्रयोग होगा, और नहीं शब्द के प्रयोग को केवल ध्यान दीजिएगा, हम बार बार कह रहे हैं, पहले बताया था, पॉजिटिव सेंटेंस को ध्यान रखना है, उसके बाद में आप लोगों को समझना है। ऐसे नहीं कि सर जी इतना सारा कैसे याद करेंगे, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल समझना है, रटना नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप खुद लिख दोगे बिना याद किए हुए, समझो ना। एग्जाम्पल देते ना,
कि अगर मान लो आपको लिख दिया कि साइकिल के ऊपर बैठना, स्टीयरिंग पकड़ना है, पेडल मारना है और इस प्रकार के साइकिल चलाना सीख जाओगे, विधि को याद करने के बाद में आप साइकिल के ऊपर बैठोगे ऐसे रोब से, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि 2-4 खोपड़ा फोड़ने के बाद में आप साइकिल सीखो। समझ रहे हो ना भाई, साइकिल कब सीखोगे? ऐसे थोड़ी विधि याद करने के बाद में साइकिल चलाना सीख जाओगे, नहीं ना। साइकिल कब सीखोगे? जब उसके ऊपर बैठोगे, 1-2 बार हाथ पांव खोपड़ा फूटेगा, खुद का दूसरे का, तब जाकर के आप साइकिल चलाना सीख पाओगे, है ना। और उसके बाद में हम आपको कहेंगे कि साइकिल चलाने की विधि लिखो, तो याद करने की आवश्यकता है क्या विधि को? नहीं ना, वो खुद ही लिख दोगे, मैं ऐसे बैठा रहा, ऐसे चलाया, है ना, ऐसे भगाया। तो यहां पर भी ऐसा ही होता है, यहां पर केवल समझना है, कुछ % याद करना है, लेकिन ज्यादातर मामला इसमें क्या है? समझने का है। ठीक है, सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस में नोट, इस फॉर्मूले में इसमें अंतर केवल इतना ही है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट नहीं है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या है? नोट है। अंडरस्टैंड? अब भैया बहनों, यहां पर हम हिंदी का सेंटेंस नेगेटिव का बनाएंगे, तो किस प्रकार से बनेगा? राम घर नहीं जा रहा था। अंडरस्टैंड? अब देखना है ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में जो अंतर करना है वो केवल इतना ही अंतर करना है कि यहां वाज के बाद में नोट लगा देना है कि राम वाज नॉट गोइंग। तुम तो बहुत ज्यादा होशियार हो गए एक ही दिन में, बताओ, हैं? बात माननी पड़ेगी। इंट्रीगेटिव सेंटेंस पर्सनवाचक वाक्य है, इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस है ना, फॉर्मूला है ना, इसमें और इसमें अंतर क्या है कि ये जो वाज वर्ब है ना फर्स्ट में रख दिया, बाकी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है लास्ट में, वाज वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन पर्सनवाचक चिन्ह आपको लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि यहां पर इंट्रीगेटिव पर्सनवाचक वाक्य है। अब इसकी हिंदी कैसे बनेगी? हिंदी का थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है राम घर जा रहा था, तो इसके आगे ओनली फॉर क्या शब्द लगा देना है? क्या राम लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें क्या की स्पेलिंग कहां आएगी? कहीं नहीं आएगी। यहां पे सबसे पहले क्या लगा देना है? वाज, उसके बाद में राम हमेशा पहला जो अक्षर होता है, कोई नाम है, नाम आगे पीछे बीच में कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में आ जाए, उसका फर्स्ट अक्षर क्या रहेगा? कैपिटल बड़ा अक्षर रहेगा। तो वाज राम, उसके बाद में क्या लगाना है? गोइंग। समझ में आ रही है? क्या की स्पेलिंग यही हो गई है, समझ रहे हो ना? हाँ, कभी तुम वाट लगा दो WHAT। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट WH वर्ड की। WH वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर कब कौन कहां कैसे की स्पेलिंग WH से शुरू होती है। जैसे WHAT, वाट यानी क्या, WH आया ना शुरू में, उसके बाद WHERE वेर यानी कहां, WHEN वेर यानी कब, WHO हु यानी कौन, WHOME कहने का मतलब सारे शब्द किससे शुरू हो रहे हैं? WH से। जो प्रश्न पूछेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब WH वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं उनकी हिंदी जब बनाते हैं तो कब कौन कहां कैसे शब्द बीच में आते हैं सेंटेंस के। जैसे कि यही सेंटेंस हमारा कि राम घर क्यों जा रहा था, कब जा रहा था, कहां जा रहा था, कैसे जा रहा था, कहने का मतलब जो भी आप शब्द यहां पे लिखोगे उसकी स्पेलिंग फर्स्ट में लिखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही ना? कल कुछ बहनों ने मुझे दिखाया था सेंटेंस इंग्लिश का, वो हिंदी का इंग्लिश बना करके, तो उन्होंने क्या काम कर दिया है कि ये जो राम की स्पेलिंग राम लिख दिया, होम लिख दिया, क्यों की स्पेलिंग WHY लिख दिया और फिर सेंटेंस को बना दिया। सही था क्या वो? नहीं ना? हाँ, ऐसा लिख के दिखाया था, राम घर क्यों जा रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग WH वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? WH वर्ड, क्योंकि स्पेलिंग लिख दो वाही, उसके बाद में ऊपर का सेंटेंस सेम नीचे राइट कर दो, सेम राइट करना है। यहां पे W को छोटा करना है, वाज राम और लास्ट में पर्सनवाचक। एक ही बात है भैया, किसी भैया ने कह दिया कि भाई तुम्हारे कितने रुपए बच रहे हैं? सर जी 150। क्यों नहीं सर जी 150 नहीं, 150। ये लो भाई, प्रश्नवाचक बोल दो या क्वेश्चन मार्क बोल दो, एक ही बात है ना? हाँ, अक्सर मजाक के रूप में पूछ लेते हैं भाई कौन सी क्लास में हो? सर 7th में। अरे भाई तो 7वीं में जाना चाहिए था, 7th में अभी। कि नहीं सर जी अब की बार
पास हो, वो फेल नहीं हुआ, पास हो। कहने का मतलब जो चीज हम पूछते हैं उसको बहुत से भैया बहन समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि तरीका ही ऐसा हो जाता है। भाई अक्सर हम पूछते हैं कि एक स्कूटर था, ट्रक के आपस में भिड़ंत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, पुलिस नीचे गिर गया, अब उसकी लाइट बुझ रही थी, नींद रही थी, बुझ रही थी, नींद रही थी, कैसे टूट टूट के इकट्ठा हो गया एक जगह। अब आप विचार लगाओगे, सर जी कोई ना कोई वायर लग रहा होगा, है ना, कोई ना कोई तार भिड़ रही होगी, बैटरी लाग रही होगी। भैया सोचने और समझने की बात है, बुझना और नींदना एक ही बात है, कोई अलग थोड़ी हुआ है। क्योंकि बुझ रही थी, नींद रही थी, मतलब दिमाग ही नहीं लगा है ना, वो ऐसे सोचे मैं जल रही थी और बंद हो रही थी, लेकिन बुझना और नींदना एक ही बात है, ऐसे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, अब इसका हम WH वर्ड के बाद में यहां पे इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सेम है, इंट्रीगेटिव सेंटेंस, इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहां पर पॉजिटिव का नेगेटिव किया तो हमने नोट लगाया ना, यहां पर भी इंट्रीगेटिव सेंटेंस का अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो यही फॉर्मूला रहेगा, केवल सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देना आपको, नोट, वाज वर सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। समझना है, याद करने का सकता है क्या नहीं ना, केवल समझना है। शुरुआत में हो सकता है कि आप लोगों को तकलीफ हो, लेकिन धीरे धीरे हम इसी प्रकार के टेंस आगे पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे, है ना, काफी टेंस पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, फिर इजी लगेगा आपको। अब यही सेंटेंस हमें नीचे लिखना है, क्या राम घर नहीं ठीक है। अब यहां पर यही राइट कर दो, केवल नहीं के लिए सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, नोट। तो यहां पे हमने लिख दिया, फर्स्ट अक्षर कैपिटल रखना पड़ेगा, वाज राम नॉट गोइंग, ठीक है क्या। अब लास्ट हम WH वर्ड बनाएंगे, इंटीग्रेटेड नेगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड है, ये फॉर्मूला और ये दोनों क्या है, सेम, केवल यहां पर सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देना है, नॉट, बाकी कोई किसी प्रकार का डिफरेंट नहीं करना है। इसलिए ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता है कि आपको नहीं ना। तो यहां पर हम लिखेंगे हिंदी का सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्यों नहीं। अब यहां पर क्यों की स्पेलिंग सेम लिख देंगे ना, ये सेंटेंस वाही वाज समझ में आ गया। जो राइट नहीं कर पाए राइट कर लो और ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास में कुछ समय है, उस समय में अगर आपके पास है ना, शायद मुझे लगता है कि टाइम तो कुछ 10 या 5 या 7 मिनट बच रही होंगी, है ना, कोई नहीं, जितना हो पाता है वो यहां करना है, बाकी आप घर करके लेके आओगे कि मैं जयपुर जा रहा था। ये पॉजिटिव है, इसके इसी प्रकार से सारे सेंटेंस आपको बना के लेके आने हैं, ऐसे नहीं कहीं गूगल देवता से पूछ लो। हाँ